प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेज पर। नया बना था पैट का दूसरा सेट शुरू कर रहा, ठीक है। अब सीरियस हो जाओ, पैट का सेकंड सेट शुरू कर रहा। तो इसके पहले जीएस के क्वेश्चन है, कुछ सुन लो। मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ रखे होंगे। क्वेश्चन पहला है, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम, ठीक है, आपने पढ़ रखा। उसके बाद पहले बिंदुसार आया, बिंदुसार के बाद ठीक है अशोक आया। अशोक के इस वंश का अंतिम शासक कौन है? ठीक है, एक्सेप्टेड सवाल है, ज़्यादा से ज़्यादा तो पहला पूछा जाएगा या लास्ट का। बहुत रेयर चांसेस है कि दूसरा पूछा जाए, लेकिन मौर्य जो वंश है ये काफ़ी फेमस रहा, तो इस वजह से दूसरा पूछ सकता है, ठीक है। अगला मेरा क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच में लड़ी गई? 3 युद्ध हुए पानीपत के। पहला युद्ध किन के बीच में हुआ? वेरी गुड, बाबर और इब्राहिम लोदी। दूसरा अकबर और हेमू। और तीसरा, ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध जो था मराठों ने आके लड़ा था यहाँ अहमद शाह अब्दाली के साथ, अफगानों के साथ में, ठीक है। अगला है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित करी? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, अगर हिस्ट्री से एक्सेप्टेड सवाल बनेगा तो बनेगा, ठीक है। हर्ष को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, सही है। उपाधि अगर पूछ ली तो हर्ष को शिलादित्य की उपाधि मिली हुई थी, ठीक है, ठीक समझ रहे आप। अगला क्वेश्चन देखिए, जेजाक बुक्ति प्राचीन नाम है, क्षेत्र का है ये, ठीक है। जो बुंदेलखंड क्षेत्र है हमारा, उसे यूपी में पड़ता है बुंदेलखंड क्षेत्र, घबराने वाली बात नहीं। सोचिए कभी बांग्लादेश में सोच रहा हो कोई सा, तो ये यूपी में पड़े। बुंदेलखंड को जेजाक बुक्ति के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में, ठीक है, तुम समझ रहे ठीक ठाक। अगला है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ठीक है, इसमें 2 दे रखे हैं, लेकिन आप उत्बी अगर आएगा तो उत्बी आप लगाओगे, ठीक है, ठीक है, एक्सेप्टेड है, इससे पूछ सकता है हिस्ट्री में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें 4 युग्म दे रखे, पढ़ता हूं। दीवान ए मुस्त खराज, ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। अगला है, दीवान ए अमीर कोही, ये मोहम्मद तुगलक से संबंधित है। अगला है, दीवान खैरात, ये फिरोज शाह तुगलक से। और दीवान रियासत है, ये बलबन से जो लिखा गलत है, दीवान रियासत अकबर से संबंधित थी, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो इसमें आपको गलत चुनना था, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, आपके लेवल से थोड़ा बाहर जा सकता है, तो एक आध क्वेश्चन तो ऐसा आना भी चाहिए। एक नारा में दिया गया, वेदों की और लौटो, ये किसने दिया? ठीक है, बहुत फेमस है, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस के, ठीक है, ठीक है, महात्मा गांधी के गोखले और सुभाष चंद्र बोस के दास, CR दास। कोशिश करो कि जिसने घर नहीं पढ़ रखा, कहीं कुछ नहीं पढ़ रखा, यहाँ जो क्वेश्चन आ रहा है उसे अपना याद रखा आप। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, डीप क्वेश्चन है, फिर सुन लो। 1919 में जब लॉर्ड चेम्स मॉन्टेग्यू अधिनियम पास हुआ, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड जॉर्ज, ठीक है, टफ है, थोड़ा डीप है क्वेश्चन, कह सकते हैं आप। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक, हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन खत्म हो गए, अब ज्योग्राफी शुरू होगी। तो विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ठीक है, एक सरसरी सी नज़र जो मैंने आपको ज्योग्राफी में करा रखे, विश्व में प्रथम स्थान सारे करवा रखे, तो सरसरी सी नज़र एग्जाम से पहले आप मार ले। एक्सेप्टेड है कि किसी के बारे में पूछ सकता है कि कौन किस चीज़ को सबसे ज़्यादा पैदा कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ठीक है, कोई डाउट नहीं किसी को इस बात में? एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी समुद्री तटरेखा है? ठीक है, ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक, तमिलनाडु ऐसा राज्य है जो लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। जिसको कम क्वेश्चन याद है वो टेंशन ना ले, ऐसा हो सकता है कि संदीप ने ये प्रैक्टिस सेट पहले देख रखा हो, तो अपना मोरल डाउन ना होने दियो, ठीक है, ध्यान रखियो। अगला है, भारत में सबसे लंबी नदी, एशिया की लंबी नदियों में से एक है, ठीक है, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। और एशिया की, और एक और एक्सेप्टेड सवाल इसके साथ बनेगा, सबसे अधिक सहायक नदियों वाली नदी भी गंगा ही है,
ठीक है, आपसे सवाल ये पूछ सकता है कि सबसे अधिक सहायक नदियों वाली भारतीय नदी कौन सी है, तो गंगा है। ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। ये भी एक्सेप्टेड सवाल है, ये भी आपके सामने आ सकता है। श्वेत क्रांति का संबंध किस चीज़ से है? ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से, मत्स्य क्रांति का संबंध है मांस मछली से। ठीक है, इस प्रकार की अलग अलग क्रांति हुई। हरित क्रांति का मतलब है अन्न उगाने से, तो ऐसी पीली क्रांति का संबंध है तेल से, सरसों से। ठीक है, तो ये सारी ऐसी अगर क्रांति कोई आ जाए तो आपको याद रखना पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? पहले तो बात यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई, ये तो मैंने पहले बता रखा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में, हाँ, और राष्ट्रीयकरण हुआ है 1949 में। 2 सवाल बन रहे, 1 से 2 बनेंगे यहाँ। रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1935 में और राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है, 1949 में, सही है बिल्कुल। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। यहाँ सवाल पूछने का उद्देश्य है कि इस सर्वेक्षण को कराता कौन है। आपको ऑप्शन दे रखे, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय योजना आयोग द्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा। उद्योग मंत्रालय और रिजर्व बैंक और योजना आयोग तीनों काट दो, यहाँ रहेगा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है, उद्योग का तो कोई लेना देना ही नहीं इस बात से। भारत में सीमांत जोत, इसे छोटे किसानों से संबंधित है। इसका सीमांत जोत से तात्पर्य है जो छोटे किसान हैं। तो कहा कि किसे छोटा किसान माना जाएगा? जिसके पास अपनी भूमि 1 हेक्टेयर से कम है, वो भारत में सीमांत जोत के अंतर आता है। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में जितनी कृषि लोग खेती कर रहे लोग, 80% से अधिक किसान ऐसे हैं जो सीमांत जोत के अंतर्गत आते हैं। समझ में आई बात? सीमांत जोत के किसानों को ही कायदे में जो प्रधानमंत्री योजना है 2-2 हज़ार रुपये यानी 6 हज़ार रुपये वार्षिक दिया जाता है, वो सीमांत जोत के किसानों को मिलने की योजना है। ठीक है, वो अलग बात है कि कोई धोखाधड़ी करके ज़्यादा वाला भी ले रहा हो। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? ठीक है, और मौलिक अधिकार पहले कितने थे? हाँ, एक कौन बाहर चला गया? बिल्कुल ठीक, मौलिक कर्तव्य 11 है। ठीक है, पीके कोशिश कर, सुनू जा, यहाँ बैठ के सोए ना, जागता रहो। ठीक है, कितने हैं? मौलिक कर्तव्य है 11। मौलिक अधिकार पहले 7 होते थे, अब 6 होते हैं। एक संपत्ति का अधिकार था जिसे मौलिक अधिकारों में से निकाल के कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। ठीक है, ये ऐसी सी बात सुनो जाकर, ऐसे सोच कर चल जैसे कोई फिल्म चल रही। अगर तुझे कुछ मेरे अंदर कहीं कैटरीना कैफ नजर आ जाए तो देख, उसे ढूंढने की कोशिश कर, है ना, पर अपना इंटरेस्ट यहाँ बनाए रख। किसे प्लास्टिक मनी कहते हैं? प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं? वेरी गुड, क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को, ये बहुत बढ़िया सवाल है, एक दिन मुझसे पूछा गया था। हम कहीं सफ़र कर रहे थे, तब किसी व्यक्ति ने आपस में वैसे ही पूछ लिया था। सवाल सुनो, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत कहा गया है? ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को सुनकर मैं ब्लाइंड था, मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने सोच रहा था कि अनुच्छेद 1 भारत को इंडिया या इंडिया को भारत की व्याख्या करता है। तो ध्यान रखना है, अनुच्छेद 1 में मेरे घनिष्ठ मित्र ने मेरे से पूछा, तो मैंने कहा ऐसा कोई अनुच्छेद शायद इसकी व्याख्या नहीं करता, लेकिन बाद में मैंने पढ़ा कि तो पता चला कि अनुच्छेद 1 इस बात की व्याख्या करता है कि भारत को इंडिया या इंडिया को भारत कहा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? ये हो गया आपका। अब अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में लोकसभा अध्यक्ष पहला, याद रहना चाहिए, बहुत पूछा, यूपी SSSC ने सवाल को बहुत पूछा। पहले लोकसभा अध्यक्ष को जीवी मावलंकर को यूपी SSSC ने बहुत परीक्षा में पूछ रखा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है यूपी SSSC के लिहाज से। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1866 में। सेट करो माइंड को और याद रखना। अगला सवाल है, नगर पालिका में महिलाओं की कितनी सीटें आरक्षित होगी? मैंने आपको पॉलिटी पढ़ाई थी और मैंने बताया था कि इतनी 33% या 1/3, 1/3 महिलाएं जो है नगर पालिका में आरक्षित रहेगी। इतनी कम से कम सीट महिलाओं की होगी। वो अलग बात है कि 100 की 100% महिलाएं हो जाए,
लेकिन कम से कम 1/3 या 33% होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग आर्द्रता नापने के लिए किया जाता है? हाँ, तो सिंपल है, हिंदी में से आर्द्रमापी कहते हैं। आर्द्रता नाप रहा तो आर्द्रमापी कहते हैं। वायु का पाठ्यांक आपसे पूछ सकता है, किससे नापा जाएगा? दाब आपसे पूछ सकता है, बैरोमीटर से नापा जाएगा दाब। तो अलग अलग साइंस के वर्ड यूज कर सकते हैं। साइंस, जनरल साइंस से सवाल आ रहा है आपके सामने। आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? फेमस आवर्त सारणी है उसकी बहुत। और ये सवाल यहाँ दे रखा, और ये टीजीटी साइंस में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश टीजीटी साइंस में यही सवाल पूछा गया, बिल्कुल एज इट इज। ऑप्शन सुन लो, जॉन न्यूजीलैंड, लेओजियर, लोथार मेयर और मैंडलिफ। आपने सुन रखी, मैंडलिफ की आवर्त सारणी बहुत फेमस है। तो आवर्त सारणी जो है मैंडलिफ ने दी थी, उसके बाद कितनी आई? आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, आप समझ लो, कहीं भी आप CO2 की मात्रा बढ़ा देंगे तो आग ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी। एक थ्योरी है जिसे बहुत सारे मेथड में हमारा फायर सिस्टम यूज करता है। फायर एंड सेफ्टी सिस्टम जो है हमारा क्या पूरे वर्ल्ड का करता है। एक सिस्टम ये होता है कि अगर किसी बड़े एरिया में आग लग रही और वो बंद है, वहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा, तो उस पूरे एरिया को फोम से कवर कर देंगे और वहाँ ऑक्सीजन नहीं जाने देंगे। CO2 अधिक होने का मतलब है ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन रोक लेंगे। तो जैसे ही उस ऑक्सीजन से रोक लेंगे तो उसकी आग अपने आप ही बुझ जाएगी। ठीक है, या वैज्ञानिक सिद्धांत आप समझते होंगे कि आग जलने के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, कोई ये ना कहे कि मेरा पापा मंगल पर गया था और वो वहाँ सीख रहा था। जहाँ ऑक्सीजन होगी वहीं संभावना है कि आग जलेगी। यूरिया किस में संश्लेषित होता है? यकृत में। ठीक है, इंसुलिन कहाँ सक्रिय होता है? बॉडी के अंदर बनता है, आग्नेय में बनता है। ध्यान रखना, इंसुलिन जिन लोगों की बॉडी के अंदर नहीं बनता तो उनका जो खाना है वो सीधा यूरिया में और यूरिन के जरिए बाहर निकल जाता है और बॉडी उस एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं कर पाती। वो पेशेंट हो जाता है डायबिटिक। कहते हैं कि भाई इसका शुगर हो गया, समझ गए? अगर इंसुलिन बनना बंद हो जाए आग्नेय में, ठीक है, तो ये आग्नेय में बनता है। इस सवाल का जो आंसर है वो आग्नेय है। आप समझ गए। अगर नहीं बन रहा तो फिर उसे टैबलेट के जरिए या फिर इंजेक्ट करके इंसुलिन दिया जाता है। कहते हैं कि इंसुलिन का इंजेक्शन लग रहा, तो बॉडी के अंदर इंसुलिन को इंजेक्ट किया जाता है ताकि वो खाने को डिवाइड करने में काम करता रहे। ठीक है, अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अब आ गया आपका मैथ्स का क्वेश्चन। एक मैथ्स का क्वेश्चन है बहुत अच्छा, शुरू करते हैं। बोर्ड एक बार अगर मार्क करा दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये बोर्ड पे है क्या इतनी जगह? और इधर ऊपर तो पूरा होगा और नीचे भी। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, जरा देखिए क्वेश्चन क्या है। एक संख्या अपने व्युत्क्रम से, एक संख्या अपने व्युत्क्रम से 58 गुणा, व्युत्क्रम के 58 गुणा से 3/4 बड़ी है। संख्या बताइए। ठीक है, ध्यान दो जरा। ऑप्शन है 8, 12, -8, -12। ऑप्शन है -8, -12, 8 और 12। एक मेथड ये है कि हम प्रोफर्म मेथड पर क्वेश्चन को काम करें। एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 58 गुणे से, एक मेथड ये है कि हम इस पर काम करें और क्वेश्चन को सोल्व करें और आंसर निकाल लें। एक तरीका ये है कि हम ऑप्शन को यूज करें, दोनों माइनस के आंसर छोड़ देना, क्योंकि जब माइनस घटाएंगे तो और संख्या बड़ी हो जाएगी। अब आपके पास बच गई ऑप्शन 2, ठीक है, और ऑप्शन लेके सोल्व करना शुरू कर दो, जिसकी वैल्यू 3/4 आ जाए, हमारा काम हो जाएगा। समझ लो विशाल, कोई मैथ्स नहीं, मैं मैथ्स निकाल ही नहीं रहा, मैं तुझे मैथ्स जुगाड़ से बता रहा। 2 तो ऑप्शन खत्म हो गए। ये मैथमेटिकल मेथड है, इसका प्रयोग करना। मैंने ये भी छोड़ दिया तेरे लिए। मैंने ऑप्शन पकड़ लिया, मैंने मान लिया कि संख्या 8 है। किताब वाला कह रहा कि 8 में से अगर 1/8 का 58 गुणा कर दे तो 3/4 आना चाहिए। तो ये कितनी बार कट रहा है? 4 बार, और ये कट रहा है 2 दूनी 4 और 2 नम 18, 38 हो गया। तो ये हो गया 8
-29/4। कोई दिक्कत? 4 अठे 32 -29/4 माने कितना? दैट्स मीन्स कि यही आंसर है। बोलो। व्युत्क्रम होता है उल्टा, संख्या का बिल्कुल अपोजिट। ये साइन का भी हो सकता है, अगर कोई धनात्मक है तो ऋणात्मक हो सकती है, लेकिन वो बोलेगा जब वो चिन्ह की बात करेगा तो चिन्ह के बारे में बोलेगा। लेकिन अब चिन्ह के बारे में नहीं बोल रहा, उसने बोला संख्या अपने व्युत्क्रम में 58 से गुणा कर दे और घटाए तो 3/4 आना चाहिए। 2 ऑप्शन मैंने छोड़ दिए क्योंकि वे उसे बढ़ावेंगे और कम नहीं करने के। बच के 2 ऑप्शन, मैंने पहला ऑप्शन पकड़ा, संख्या आ गई। सपोज करो मैंने दूसरा पकड़ा होता, अब तो ये सेटिंग की दूसरा, तो दूसरा 12 58 गुणा 1/12, 12 ये कितनी बार कटेगा? 29 बार, और ये कटेगा 6 बार, 29/6, 12 × 72 माइनस 29/6 किसी हाल में नहीं आता 3/4। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। बोलो, कोई कन्फ्यूजन है? अगर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स दिक्कत करता है तो आप उसकी भाषा पर ध्यान दो, सवाल की क्या लैंग्वेज है आप इस पर ध्यान दें, और लैंग्वेज आपको समझ में आ रही तो सवाल आपके लिए कोई मुश्किल नहीं करेगा पैदा। अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न अपने व्युत्क्रम से 9/20 अधिक है, भिन्न बताओ। हमने मान लिया कि वो भिन्न ये है, ठीक है। व्युत्क्रम मैंने बताया कितने अधिक है। क्वेश्चन है एक भिन्न अपने व्युत्क्रम से, व्युत्क्रम ये हो गया, से 9/20 अधिक है, यानी कि दोनों का अंतर 9/20 है। देख लो, मेथड भी सीख लो। मेथड से क्या, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। और मेथड से क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम हो गया x, यहाँ x² - 1, यहाँ 9/20। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की तो ये 20x² - 20 9x, और सोल्व करेंगे तो 20x² - 9x और -20 बराबर कितना हो जाएगा? अब ये 20 होता है 400। 400 के ऐसे टुकड़े करने हैं हमें जिसकी वैल्यू 9 आती हो। बस सिंप्लीफाई करना, आंसर आपके पास हो जाएगा x की वैल्यू, ठीक है। अगर ये सपोज करो आपको ये नहीं हो रहा, कोई सोच रहा कि यार कैसे मैं टुकड़े करूंगा, कैसे फैक्टर करूंगा, तो ये वैल्यू है आपके पास। ऑप्शन उठाओ, पुट करने शुरू कर दो। हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 5/4, ठीक है, मैंने रख दिया 5/4 माइनस 4/5, उल्टा ही तो होता है इसका व्युत्क्रम। सोल्व करो, अगर ये आ गया तो काम खत्म, नहीं आया तो फिर छोड़ो। 25 - 16 20 कितना बना? पहला ही ऑप्शन आपका सेट बैठ गया, अगर आप ऑप्शन से करना चाहते हैं तो, ठीक है। इसमें 4/5 3/4 4/3 तीन ऑप्शन और है। अगर जिस मेथड से आप चाहो उससे कर लेना। मैं जानता हूँ एग्जाम में आपके लिए क्या कारगर होगा, एग्जाम में ये आपके लिए इतना कारगर सिद्ध नहीं होगा। एग्जाम में आप कोशिश करना कि ऑप्शन रख दो, टाइम बच जाएगा आपका, ठीक है। फिर भी जिनका मैथ्स बेसिक अच्छा है वे बेसिक से करना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम मिलेगा आपको एग्जाम में। 120 मिनट आएगी कहाँ काम, वो यही काम आएगी। 15 क्वेश्चन निकालने हैं आपको कुल मैथ्स के। अगला क्वेश्चन चलिए जरा, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने में से घटाया जाए तो एक पूर्ण वर्ग बना दे। देखो जरा, ये ऐसा सवाल है जो आपसे पूछे जाने की संभावना है, कहीं भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसे 18,265 से घटाया जाए तो पूर्ण वर्ग बने। ध्यान देना क्वेश्चन पे, बहुत संभावना है क्वेश्चन के आने की। आपको ये संख्या लिख लेनी है, पूर्ण वर्ग बनाना है 18,265। वर्गमूल लेने के लिए आप तैयार हो जाओ, क्योंकि मुझे पूर्ण वर्ग बनाना है, ठीक है। वर्गमूल निकालना है 1 एकम 1, 1 खत्म, 1 का डबल यहाँ लिखो 2, और यहाँ पूरा उतार लो कितना 82, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 82 चलाया तो चलाएंगे कितनी बार चलेगी, 22 × 4 = 88 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार चलाएंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ,
3 तिया कितना 23 थी, 12 में से 9 गए 3 और यहाँ एक 13 हो गया। उतार लिया जोड़ा किसका, इसका डबल यहाँ लिखेंगे 26। अब चलाओ कितनी बार चल सकती हैं। ध्यान रखना आपको ज़्यादा नहीं चलानी, अगर घटाने की बात करेगा तो आपको कम चलानी, अगर जोड़ने की बात करेगा तो ज़्यादा चलानी। अब चला के देखो कितना चल सकता है। 26 पंजे 130, 5 चल जाएगी मेरे हिसाब से। ठीक है, पहले 6 चला के देख लो। 6 छंग 36, 6 छंग 36, 3 39, 6 दूनी 12 और 3 ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 चलाई हमने, 5 यहाँ और 5 यहाँ, 5 पंजे 25, 2 कैरी कर गया, 5 छंग 30 और 2 32, 3 कैरी कर गया, 5 दूनी 10 और 3 तो 40 शेष बच गया। तो इसमें से अगर 40 घटा देंगे हम तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। वो ये कह सकता है कि इसमें कितना जोड़ दे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। समझ रहे, इसी सवाल में थोड़ा चेंज कर लेते हैं। पहला सवाल जो पूछा गया आपसे ये है प्रैक्टिस सेट का, लेकिन अगर वो कहे कि कितना जोड़ दे, जोड़ने की कंडीशन में आपको ज़्यादा चलानी है। 6 यहाँ चलाओ और 6 यहाँ चलाओ, समझ रहे। 6 छंग 36, 6 छंग 36 और 3 और 6 दूनी 12 और 3। इस बार इससे नीचे वाले से ऊपर वाले को घटा दो। 6 में से 5 गया, 9 में से 6 गए, अगर 231 इसमें और जोड़ दे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। बोलो समझ में आ गया। घटाने की जोड़ने की दोनों कंडीशन आप समझ गए। इसका फ़ायदा ये हुआ कि एक पंथ दो काज, एक सवाल से आपको 2 सवाल निकालने का फ़ायदा मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रविंदर ने एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में 3750 रुपये का निवेश किया। क्वेश्चन सुनो, रविंदर ने एक मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में 3750 रुपये का इंश्योरेंस निवेश किया जो उसके मासिक वेतन के 15% के बराबर है। ध्यान दीजिए, 15% के बराबर है 3750 रुपये एक पॉलिसी ली थी भाई ने। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि इसके बाद वह अपने मासिक वेतन में 25%, 8% के क्रम से 2 पॉलिसी और म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। उसके पास कुल कितनी राशि बची है। ठीक है, पहले तो ये पता कर लो कि इसकी सैलरी थी कितनी, बची हुई राशि तब निकाल लोगे आप। देखो 15% के इक्वल ये है, तो 1% के इक्वल हो जाएगा 3750 अपॉन 15 और 100% के इक्वल हो जाएगा 3750 मल्टीप्लाई विद 100 अपॉन 15। बोलो कोई दिक्कत है क्या। तो भाई को मिलते हैं 25,000 रुपये वेतन है उसका। आपसे पूछा गया है शेष राशि। पहले देख लो खर्च कितना कर रहा। उसका खर्च है भाई का 15% की तो एक पॉलिसी ले रहा और उसके अलावा 25% की एक पॉलिसी ले रहा और 8% की एक पॉलिसी ले रहा। ठीक है, तो कितना हो गया 25 और 15 कितना हो गया 40 और 8 48, 48% तो वो खर्च कर रहा। ठीक है, तो बचत कितनी होगी उसकी 52%। 52% किसका, यानी 25,000 का 52% आपको निकालना है। आपका काम हो गया बस, आपका आंसर ये उसकी बचत होगी बच्चों। इन 2 जीरो से 2 जीरो, 250 और 52 की गुणा कर देंगे, आपके पास आपका आंसर होगा। बोलो क्वेश्चन समझ में आ रहा क्या। जहां मैथ आपको मैथ लगने लगेगा वहीं रोक लियो, मैं किसी और तरीके से निकालूंगा। फिर कहाँ, यहाँ, हाँ हाँ मैंने क्या करा, देखो क्या बोल रहा है वो, बोल रहा है 15% इसके बराबर है। तो मुझे ये देखना है कि उसकी सैलरी कितनी है, कितनी इनकम है। तो मैंने देख लिया 1% इसके बराबर, 100% इसके बराबर, सोल्व कर लिया। उस आदमी की आमदनी जो थी वो 25,000 रुपये थी। अब उस आमदनी में से वो 15%, 25% और 8% अलग अलग काम में खर्च कर रहा था। तो मैंने उसका खर्च निकाल लिया। खर्च को कुल में से घटा दिया तो बचत आ गई। बचत आ गई तो बचत को सोल्व करके निकाल लिया, वैल्यू निकल के आ गई। उसकी बचत जो है रुपये में आगे निकल गए। ठीक है, कोशिश करो अपने आप को बचाए रखो बोर होने से। बोर होने की स्थिति में आओगे तो मुझे बताइए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
59, 63, 68, 77, 74 और 73 का औसत कितना है? आपको कुछ संख्याएं दी, चेक करता हूं, संख्या लिख रहा हूं। 59, 63, 68, 77, 74 और 73 कह रहा है का औसत कितना है जब प्रत्येक संख्या 23 से विभाजित होती हो। ठीक है, सवाल में थोड़ा सा एक मोड़ आ गया, ट्विस्ट आ गया कि जब प्रत्येक संख्या को 23 से भाग कर रहा हो, यानी कि वो ऐसे लिखेगा, समझ रहे? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो आपको ज़्यादा जोर नहीं देना दिमाग पे, आपको इन सब संख्याओं का औसत निकालना है और उस औसत को 23 से भाग करना है। औसत निकालने का मतलब आप जानो ही हो, 59 प्लस 63 प्लस 68 प्लस 77 प्लस 74 प्लस 73, संख्याएं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और यहाँ जिस संख्या से सबको भाग किया गया है उसकी गुणा कर देंगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, चलो, मुझे लग रहा है कि मैथ तुम्हें बोर कर रहा है तो मैथ को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, मैथ के इतने ही क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। ठीक है, अब पाई चार्ट से आएंगे, वो बाद में चलेंगे पाई चार्ट के बारे में। तुमने पाई चार्ट सिक्का भी है, देख लेंगे पाई चार्ट किसने कितना सिक्का है। अब चलते हैं हिंदी की ओर। हिंदी व्याकरण से 5 क्वेश्चन आ रहे, उनके बारे में पूछ लेते हैं। एक सवाल आपसे पूछा गया है, प्रतिकूल का विलोम शब्द बताइए। तो पता होगा सबको, अनुकूल है, प्रतिकूल परिस्थितियाँ और अनुकूल परिस्थितियाँ। ठीक है, अगला शब्द है अन्वय। शब्द लिखा है अन्वय, इसका आपको संधि विच्छेद करना है। ठीक है, कोशिश करना संधियों पर ध्यान देना। एक मुहावरा दिया गया है, कलेजे पर सांप लौटना। ठीक है, तो इसका मतलब आपसे पूछा गया है, इसका मतलब क्या होता है? मुहावरा है दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना या दीनता प्रकट करना। दूसरा ऐसा ही है, ईर्ष्या से जल उठना। एक शब्द दिया गया है कवि, इस शब्द कवि का आपको स्त्रीलिंग, हाँ, कैसे बनेगा? ये बनेगा कवयित्री। कवयित्री, वैसे सुन रहा क्या आपने कवयित्री होता है। ठीक है, एक शब्द बहुत बढ़िया, ये मेरे लिए बिल्कुल नया है, आपके लिए बिल्कुल नया होगा। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश गया हो, विदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द। ऑप्शन बोल रहा है, नवोड़ा, परवस्त पति का, पोषित पति का, आगत पति का। पोषित पति का मतलब तो वह है कि जिसका पति चला गया उसने दूसरी शादी कर ली। श्रीमान जी, तो आप नाश ना ठाओ। ये है परवस्त पति का, परवस्त पति का, जिसके पति ने प्रवास कर लिया हो, दूसरी जगह वास कर लिया हो, तो वो बाहर चला गया तो परवस्त पति का है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, अब आपके सामने आएगा एक अनसीन पैराग्राफ इंग्लिश का, जिसमें से एक्सेप्टेड 2 या 3 सवाल आएंगे अनसीन पैराग्राफ से, और 2 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। वो पूछ सकता है सिमिलर वर्ड और अपोजिट वर्ड के। अभी तक तो ये लग रहा है कि वो आपसे सिमिलर या अपोजिट वर्ड आपसे पूछ सकता है। जैसे एक शब्द आया है, आपसे पूछा गया है इस शब्द का सिमिलर वर्ड आपको बताना है। शब्द है एट्रोसिटी। इसका मतलब होता है क्रूरता। एट्रोसिटी का मतलब होता है क्रूरता, और इसका जो सिमिलर वर्ड है वो है बार्बरिटी। बार्बरिटी, ठीक है। तो मुझे लग रहा था, कहीं के चेहरे देख के लग रहा था कि सबको समझ में आ रहा, सही, सब जानते हैं इसके बारे में। एक वर्ड है एडवांस। एडवांस का मतलब होता है जो गतिशील हो, जो आगे बढ़ रहा हो। तो इसका आपको बताना है अपोजिट वर्ड। ऑप्शन सुन लो, मूव है, शिफ्ट है, रिग्रीट है और प्रोग्रेस है। ठीक है, उसका मतलब होता है पीछे हटना, पीछे जाना, या फिर अवनति। जो पहला वर्ड था एडवांस, उसका मतलब था उन्नति, और जो आपका रिग्रीट वर्ड है उसका मतलब होता है अवनति।
ठीक है, तो अपोजिट वर्ड आपने ठीक बताया। अब एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको उन्हें प्रॉपर सीक्वेंस में फिट करना है। महाविद्यालय, शिशु, बच्चा, विद्यालय और युवा। ठीक है, सही कह रहा। युवा छूट गया था बीच में। युवा पहले शिशु आएगा, फिर बच्चा, फिर विद्यालय जाएगा, फिर युवा हो जाएगा, वो महाविद्यालय जाएगा। ठीक समझ रहे हैं मुझे लग रहा। अभी तुम्हारे पास क्वेश्चन नहीं है लिखा हुआ, इसलिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक क्वेश्चन है, आपको डिफरेंट चुनना है। 4 ऑप्शन है, उनमें से आपको अलग चुनना है। ऊतक, अंग, परमाणु और कोशिकाएं। ऊतक, अंग, परमाणु और कोशिकाएं। अपना अपना कारण दे दो। सही है, जो अंकुश ने बताया वो सही बताया। ये सारे के सारे शरीर से रिलेटेड है, परमाणु अलग है। ठीक है, तो सही खोज है, अंकुश की बात सही है। अंकुश ने आज नाश्ते में तो कुछ नहीं खाया या कुछ ठीक ठाक खाया। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, जब मुझसे के हाथ हल्दी की गांठ लग जाए तो पंसारी बनने की इच्छा रखता है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन देखो। सभी दार्शनिक बुद्धिमान हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कथन दे रखा, कथन है सभी दार्शनिक बुद्धिमान हैं और राकेश एक दार्शनिक है। ये कथन है, पूरा कथन दिया गया है आपको। सभी दार्शनिक बुद्धिमान हैं और राकेश एक दार्शनिक है। इसका मतलब क्या है कि राकेश, यही आपका आंसर है। बस जो आपको ऑप्शन दे रखे उसमें लिख रहा है निष्कर्ष में कि राकेश बुद्धिमान नहीं है, और दूसरा निष्कर्ष है राकेश बुद्धिमान है। तो राकेश बुद्धिमान है, आप समझ रहे। मुझे लग रहा है कि रीजनिंग आप ठीक ठीक समझ रहे। अब सीधा सीधा आ जाओ आप करंट पे। करंट चेक कर ले, आपका करंट कैसा है। करंट पे सवाल सुनो, यहाँ देख अंकुश, अब ध्यान दे। जून 2021 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति में गहरे समुद्र अभियान को मंजूरी प्रदान की गई। इस अभियान को चरणबद्ध रूप से लागू करने हेतु 5 वर्ष की अवधि में कितनी अनुमानित राशि खर्च होगी। पहला तो ये कि गहरे समुद्र योजना क्या है, पहला सवाल तो यही। समुद्र के अंदर उत्खनन हेतु होने वाले रिसर्च, समुद्र के अंदर से चाहे वो पेट्रोलियम निकल रहा हो, चाहे कोई अन्य चीज़ निकल रही हो, उसके उत्खनन हेतु इतनी रिसर्च होगी, उस पर सरकार जो खर्च करेगी, ये गहरे समुद्र का अभियान उसके लिए है। ठीक है, प्रकृति से होने वाली रिसर्च भी इसी के अंदर डाली गई है और इसमें 4077 करोड़ की धनराशि खर्च की जाएगी। 4077 करोड़ की धनराशि खर्च की जाएगी करंट में। ध्यान दो, अगला सवाल है, मैंने दिवस आपको बताए। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? ये 30 जून को मनाया जाता है। कोशिश करना, ये कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड आपसे पूछा नहीं जाएगा। आप कोशिश करना कि जो आपके पास बुक में है उन्हें आप पढ़ लो एक बार। अगला क्वेश्चन सुनो भाई। अमरूद की एक विशेष किस्म उगाई गई है जो काला अमरूद है, उसके अंदर बहुत सारे बॉडी के लिए अनिवार्य तत्व है, यानी बॉडी के लिए वो फायदेमंद है। नहीं, वो नहीं, जो आप अपने अमरूद को न मानो कि आपका अमरूद सड़ गया और वो काला हो गया तो वो शरीर के लिए फायदेमंद हो गया और उसे खा गया, फिर यहाँ मुझे भी पुलिस पर खिंचवाया अंडा अगले दिन। ये आपसे सवाल पूछा गया है कि किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने काले अमरूद की विशेष किस्म खोजी है। ठीक है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में, भागलपुर विश्वविद्यालय ने काले अमरूद की विशेष किस्म खोजी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अरे ठीक से बैठ, जब तक मैं यहाँ हूँ मेरे होने की अलग बात है, पढ़ा रहा मैं अलग। ठीक है, वह खिसके उसे ना खिसकन दो, बड़ी जल्दी स्लिप हो जाती है। 2 जून 2021, अब मैं कैमरे के सामने भी हूँ तो इसका थोड़ा लिहाज करो। 2 जून 2021 को
प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित करने की घोषणा किसे करेगी? 2 जून 2021 को बुकर प्राइज मिला है, आप कह सकते हैं 2021 का मैन बुकर प्राइज, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। डेविड डियोप, अगर करंट में आपने अब तक नहीं पढ़ा, एक्सेप्टेड है, पूरी संभावना है दोनों मीटिंग में से एक मीटिंग में ये सवाल आएगा। मैन बुकर पुरस्कार मिला है डेविड डियोप को, इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अगर किताब से पूछे जाने वाला सवाल है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, डेविड डियोप से पूछ सकता है इस किताब के बारे में। जून 2021 में टेनिस का ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2021, जितने भी टेनिस के टूर्नामेंट है कोशिश करना कि सारे आपको याद कर ले। फ्रेंच ओपन जो है वो नोवाक जोकोविच जीता है, ठीक है, ध्यान रखना। रोजर फेडरर ने इस टूर्नामेंट से क्विट कर लिया था, वो अपनी चोट के कारण, अपनी इंजरी के कारण इस टूर्नामेंट में नहीं खेला या फिर कोविड के कारण नहीं खेला, लेकिन इस टूर्नामेंट में उसने क्विट कर लिया था। इस कारण से नोवाक जोकोविच का रास्ता जो है आसान हो गया था। अगला क्वेश्चन चलिए, राष्ट्रीय रोग प्रतिरक्षक संस्थान को भारत का स्वदेशी ट्यूमर के लिए ट्रेडमार्क प्राप्त हुआ। भारत का पहला स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन की खोज 1998 में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है डॉक्टर राहिल बावेजा, डॉक्टर वेणुगोपाल राव, डॉक्टर वरुण चक्रवर्ती और डॉक्टर अनिल सूरी। ठीक है, डॉक्टर अनिल सूरी द्वारा ये 1998 में खोजा गया था, 1998 में। एक बहुत बढ़िया सवाल है इस बार। मई 2021 में प्रथम एशिया प्रांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद का शुभारंभ किया गया। 2021 में सॉफ्टवेयर, अलग अलग सॉफ्टवेयर एजेंसी हैं, जिनमें से एक एजेंसी ने 2021 में अपना सुरक्षा सिस्टम पैनल बनाया है और उसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, एप्पल ने, पेंटागन ने, IBM ने, माइक्रोसॉफ्ट ने। तो माइक्रोसॉफ्ट ने काम किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जून 2021 में 31वें भारत थाईलैंड समन्वित गश्त 2021 आयोजन किया गया। यह समुद्री नौसेना अभ्यास किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? देखो, भारत और थाईलैंड के बीच में 31वां जून 2021 में समुद्री सैन्य अभ्यास हुआ है, लेकिन आपसे ये पूछना चाह रहा है कि ये शुरू कब हुआ था? कब? नहीं, 2005 में शुरू हुआ था। 2005 से अब तक भारत ने थाईलैंड के साथ 31 युद्ध अभ्यास कर लिए हैं, ठीक है। तो संभावना अगर डीप क्वेश्चन में जाएगा तो पूछेगा ये, वरना वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जून में भारत ने किस देश के साथ अपना समुद्री सैन्य अभ्यास किया है, ठीक है। तो वो आपका थाईलैंड के साथ किया, आप याद रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2021 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा कितनी धनराशि के साथ स्टार्ट अप इंडिया सीड फंड की शुरुआत की गई है? स्टार्टअप इंडिया फंड अलग है, स्टार्ट अप इंडिया सीड फंड है ये, ठीक है। ये 945 करोड़ की धनराशि के साथ शुरू किया गया, याद रखना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। पीसो किस देश की मुद्रा है? मैक्सिको। छोटा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, ये किताब है। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, ये किसकी किताब है? ये कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता शशि थरूर की किताब है। कल या परसों ही उन्हें अपनी पत्नी की हत्या के अपराध से अपराध मुक्त करा गया। ये माना गया कि उनकी हत्या में कोई रोल नहीं था। कल परसों ये जारी हुआ, ठीक है। तो ये किताब किसकी होगी? शशि थरूर की, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? सुन लेना, पूछ रहा है जेनेवा में किसका मुख्यालय नहीं है? खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन। मौसम, स्वास्थ्य और व्यापार तीनों का संगठन जेनेवा में है, तो बस यह खाद्य एवं कृषि जिसका नहीं है। सब खाद्य एवं कृषि का मेरे हिसाब से शायद और शायद होगा मनीला में, हो सकता है इटली रोम में भी हो, कंफर्म नहीं है इस बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? हाँ सही है, स्कॉटहोम, स्कॉटलैंड नहीं, स्कॉटहोम, ठीक है, स्टॉकहोम से बांटे जाते हैं हर साल। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण का एक अजैव घटक है? सुनिए जरा, देखें तुम्हारा जनरल साइंस कैसा है। पर्यावरण का एक अजैव घटक है, अजैविक,
अजैविक घटक है। हाँ सुनो जरा क्या क्या है। हरे पौधे, गैर हरे पौधे, पानी और परजीवी। पानी एक अजैविक घटक है। फिर सुनो, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण का एक अजैव घटक है? जो जैविक ना हो वो अजैव का आ जाएगा। सुनो 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 बात सुनो। पानी है, ठीक है। पानी की एक विशेषता ये है कि वो 3 अवस्थाएं धारण कर सकता है बिना अपना केमिकल स्ट्रक्चर चेंज किए, ठीक है। इसलिए उसे एक अजैव घटक माना जाता है। क्लियर होगी बात? चलो आगे चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, ठीक है। एक्सेप्टेड है भी गया तो इसलिए पूछ सकता है आपसे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, अगर तुम्हें ये नहीं पता तो तुम्हारा ज्योग्राफी बहुत नीचे चल रहा। पहले नंबर पर राजस्थान है, हाँ। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, यूपी है जनसंख्या में। हाँ, जनसंख्या की नहीं बात नहीं कर रहा था। जब मैं पूछूं कुछ तुम बताओ कुछ तो गलत हो जाएगी बात, ठीक है। इसके बाद आपको 2 अनसीन पैराग्राफ मिलेंगे हिंदी के, वे आप कर लोगे, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। अब मैं चलता हूँ सीधा सीधा आपके पाई चार्ट की ओर, ठीक है। अब आपका पाई चार्ट का टेस्ट हो जाएगा कि आपने पाई चार्ट में आज क्या सीखा। क्वेश्चन बढ़ा देता हूँ। पहले यही सब्जेक्ट था मेरा। क्वेश्चन सुनिए जरा। विभिन्न देशों में ABCDEF से आए छात्रों ने एक विशिष्ट सेमिनार, ना हटाओ उसे, ना हटाओ, मेरे अंदर के शैतान को ना जगाओ, कैमरे का लिहाज रहने दो। आए छात्रों के विशिष्ट सेमिनार में भाग लिया। पाई चार्ट यह दर्शाता है कि 6 प्रतिभागी देशों में से प्रत्येक देश से कितने विद्यार्थी आए। ये विद्यार्थियों की संख्या है, 5, 10, 5, ठीक है ना, 15, ये इस तरह से संख्या है विद्यार्थियों की। यहाँ आप डिग्री ना लेना इसको। अध्ययन करने आए हैं तो आपसे पूछा गया है छात्रों का सबसे बड़ा दल किस देश से आया। पहला क्वेश्चन साफ दिखाई दे रहा, बी से आ रहे 30 विद्यार्थी आ रहे, ए से आ रहे 25, ठीक है। तो 30 यहाँ से ज़्यादा है, इसकी गलती नहीं, यहाँ से बड़ा एंगल दिखाई दिया तो इसने एंगल से सोच लिया। अब आपसे ये पूछ सकता है कि ए देश को दर्शाने वाले कोणीय माप बतानी है आपको। ये जो ए है इसकी आपको डिग्री मेजर करनी, तो ए की वैल्यू जितने सदस्य ए से आए वो यहाँ लिख लो। टोटल मेंबर कितने आ रहे हैं वो काउंट कर लो, 90 है। अगर सबको जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, और गुणा कर दो 360 डिग्री, तो 100 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ से। समझ रहे? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगला चलो। सेमिनार में बी देश के छात्र ई छात्रों की तुलना में कितने अधिक है, प्रतिशत में निकालना है आपको। देखो बी देश के छात्र, बी है ये रहा, और ई की तुलना में कितने अधिक है, ठीक है। ध्यान रखना अधिक वृद्धि नहीं, यहाँ ध्यान रखना। तो कितना होगा दोनों का अंतर, 30 माइनस और अपॉन और गुणा। बोलो, पाई चार्ट सीखा आपने तो आपको जवाब देना था इसका जरूर। अगला क्वेश्चन है, यदि सेमिनार के लिए परिवहन का कुल खर्च 9 लाख रुपए हो। ये जो सेमिनार हुई बच्चों की, इसमें जो कुल खर्च है वो 9 लाख रुपए है। कुल सेमिनार खर्च, हम कुछ ध्यान दें इसी का, यही ध्यान दे, बस गलत हो जाएगा तेरे साथ, याद रहेगा तुझे सारी जिंदगी।
हाँ मर जगह, लेकिन मुझे नहीं बोल लगा। मैं क्या कह रहा, उनकी पे ध्यान ना दे। अब वैसे जब फंसवा देंगे तो बेवजह चित जगह। और छात्रों की मेजबानी पर 15,000 रुपये प्रति छात्र लागत आई। जितने बच्चे हैं हर बालक पे 15,000 रुपये प्रति छात्र, ये है मेजबानी का खर्च। ठीक है। अब आपसे पूछा गया है, सवाल है तो बताओ तो सभी छात्रों की मेजबानी पर हुई लागत और परिवहन में किए गए व्यय का अनुपात क्या होगा। तो सभी कर लो भाई, मेजबानी पर लागत अपॉन सेमिनार, ये आया 15,000 रुपये पर बच्चा। बच्चे कितने थे तो 15 गुणा 90 हो गया कुल खर्च। और नीचे आ रहा कितना, ठीक है। तो कितनी, 3 और 1 4 कट गई, 3 और 1 4 कट गई। ये से कट गया 10 बार, कितना आ गया, बताओ समझ में आया क्या। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो ना समझ में आ रहा हो तो मुझे बता देना। आपसे पूछा गया है देश सी का क्षेत्रीय कोण बताना है आपको। देश सी कहाँ है, ये आपको कोण निकालना है इसका। तो मेथड क्या होगा, अगर आपको सी का कोण निकालना है तो 15 अपॉन कितना और गुणा, तो 60 डिग्री कोण आ गया इसका। ये पाई चार्ट आपका सोल्व हो गया। इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपके सोल्व हो गए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, यहाँ तक आगे बढ़ूँ। चलो ध्यान रखना, 2 अलग अलग पाई चार्ट आ रहे, तो एक में वो फोकस करेगा परसेंटेज को और एक में वो फोकस करेगा एवरेज को। अगर उसने ज़्यादा समझदारी दिखाई तो वो एक ही पाई चार्ट में 2 चीज़ें यूज भी कर सकता है। ये आपने देखा, आपको अनुपात भी पूछा गया, प्रतिशत पूछी गई और अनुपात भी, तो दोनों चीज़ें एक साथ भी पूछ सकता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं। एक और देख लो, आपसे क्या कहा गया है कि दिए गए दंड आरेख में, बार ग्राफ बोलते हैं इसको, बार ग्राफ में 5 वित्तीय वर्षों 2013 से 2018 तक एक कंपनी द्वारा निर्मित वस्तु निर्यात और आयात का चार्ट दिया गया है। जो ये ब्लैक ब्लैक है ऐसे है, ये तो निर्यात को दर्शा रहे, और जो ऐसा ब्लैंक है वो दर्शा रहा आयात को। तो ये निर्यात है और ये आयात है। तो आपसे कहा गया है, अब आपसे सवाल पूछ रहा हो, वो कह रहा 5 वित्त वर्षों के दौरान कुल आयात और कुल निर्यात का औसत बताना है। तो 5 वर्षों में ये आपका निर्यात है और ये आयात। तो पहले निर्यात और आयात का औसत निकालना, तो पहले निर्यात जोड़ लो सारे। पहला जो क्वेश्चन है 638 824 1014 1137 1513 और 1658, इनको जोड़ लो और डिवाइड कर दो निर्यात से। 638 1256, इन सबको जोड़ के डिवाइड कर दो, तो ये निकल के आ जाएगा आपका अनुपात, कुल आयात अपॉन कुल निर्यात। पहला क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस वित्त वर्ष में निर्यात और आयात का कुल जोड़ सबसे कम है। इस साल का आयात निर्यात जोड़ दिया, इस साल का जोड़ लिया, इस साल का जोड़ लिया, इस साल का और इस साल का, और देख लेंगे जिस साल में कम होगा उस पर आप टिक कर देंगे। कोई गणित नहीं है, सामान्य हिसाब है, गणित से बाहर बिल्कुल। आपको ये हिसाब लगाना है कि किस साल सबसे कम रहा आयात और निर्यात, तो जोड़ लेना, जिस साल कम होगा आप लगा देंगे निशान। आगे बढ़ते हैं। 2013-14, 15-16 और 17-18 के दौरान कुल आयात का कुल निर्यात से क्या अनुपात है। ध्यान करो, 13-14, 15-16, 17-18, 13-14 और 15-16 और 17-18। आपको क्या करना है, इन 3 साल के दौरान कुल आयात और कुल निर्यात, कुल आयात ये 824 प्लस 1137 प्लस 1658 को डिवाइड कर देंगे 638, 1661 और 1305। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हो रहा बिल्कुल। अगला है 5 वित्त वर्षों का औसत निर्यात कितना है। यहाँ से आपसे देखो निर्यात पूछा गया, तो पंचों का निर्यात एवरेज निकालना, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये जोड़ के और 5 से डिवाइड कर दो,
तो औसत निर्यात निकल जाएगा। ठीक है, तो आज का जो पेपर है आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ से आगे फिर हम चलेंगे कल थर्ड सेट की ओर। दूसरा सेट पूरा हो गया। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। पाई चार्ट से या बार ग्राफ से कोई कॉम्प्लिकेटेड सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। बस मैं फिर कह रहा लगातार, आपको औसत आता हो और आपको परसेंटेज आती हो, दो चीज़ आती हो। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।